हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए। तो पहला ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता है, देखिए क्या होता है, जब किसी चालक पर ताप अथवा अन्य कोई भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, दाब इत्यादि नहीं बदलती हैं तो उनके सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर या तथा उनमें जो बहने वाली धारा होती है उनका अनुपात क्या होता है, नियत होता है। और ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर। ये ओम का नियम होता है। और सत्यापन चैनल वीडियो पड़ा है चैनल पे, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है श्रेणी तथा समांतर क्रम क्या है, संयोजन, इसके लिए सूत्र की स्थापित कीजिए। ये भी वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेंगे सभी लोग। फिर कारण दीजिए कि, अगला प्रश्न है, कारण दीजिए कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरते हैं और उन गैसों के नाम भी लिखिए। तो देखिए क्यों लिखते हैं। तो देखिए बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें क्यों भरते हैं, क्योंकि देखिए जो बल्ब का तंतु होता है वो एक धातु का होता है और निष्क्रिय गैसें इसलिए भरती हैं ताकि वह क्रिया ना करें। अगर क्रिया कर लेंगी तो क्या होगा, जो उसके अंदर तंतु है वो उस क्रिया करके उसको क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। इसीलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, निष्क्रिय गैसें भरते हैं। निष्क्रिय गैसें द्वारा तंतु का ऑक्सीकरण व वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, बल्ब की दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। यदि बल्ब के अंदर वायु होगी तो बल्ब का तंतु गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसों को भरते हैं। और निष्क्रिय गैसें इसके अंदर भर्ती कौन कौन सी हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, आर्गन होगी, या रेडान हो गई, जीनान हो गई, ये क्रिप्टॉन हो गई, ये सब होती है जो गैसें उसके अंदर भरी जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो विद्युत हीटर हम लोग जानते हैं कैसे काम करता है। देखिए कैसे काम करता है, जब देखिए किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण वह लाल हो जाता है। लाल तप्त होकर क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटर होते हैं। और हीटर होता कैसे, हीटर क्या होता है, चीनी मिट्टी की एक बनी प्लेट होती है जिसमें क्या होते हैं, खाँचे होते हैं, और इन खाँचों में मिश्र धातु होती है जिसको नाइक्रोम बोलते हैं। नाइक्रोम का एक सर्पीला तार होता है, लगा होता है, जिसके दोनों प्लेट के सिरे पर दो पेच से संपर्कित होता रहता है। और इसका जो निर्माण होता है नाइक्रोम, इसके में से जो होता है 80% और निकिल 20% और होता है, जो उच्च ताप पर गर्म करने पर भी पिघलता नहीं है और ना ही यह क्या होता है, वायु से क्रिया करके शीघ्र ही ऑक्सीकृत हो पाता है। ठीक है ना। तो अगला देखिए, और इसके जो एक और ये आता है क्या, लाल तप्त होकर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा उत्सर्जित ताप मतलब सह सकता है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मोटर की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो हम लोग जानते हैं मोटर किसको कहते हैं। मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसी को हम लोग मोटर बोलते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है और जिसकी दिशा क्या होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। और यह बल युग्म कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है, जिससे हमारी करंट क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है। और इसके जो देखिए इसका जो पार्ट होते हैं, संरचना होती है, इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, विभक्त वलय होता है और ब्रोस होता है। ठीक है ना। अब इसकी क्रियाविधि याद कर लेंगे सब लोग। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट नंबर 2 है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में कोई 4 अंतर लिखने हैं आपको, ये भी याद करके जाएंगे। और फिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, उपयोग सहित व्याख्या कीजिए, ये आपको लिखना है। देखिए जो ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला होता है जैसे सौर ऊर्जा हो गया, फिर सोलर सेल हो गया, फिर सोलर पैनल हो गया, सोलर कुकर हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, सोलर कुकर हो गया, ये सब हमारे क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है। इन पर कभी कभी टिप्पणियाँ भी लिखने के लिए आती हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सोलर कुकर हो गया, ये सब भी याद करके सब लोग जाएंगे। फिर अगला प्रश्न क्या है, ये वाला याद करके जाएंगे अच्छे से। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा, ओजोन परत के क्षय होने के कारण क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, तो ओजोन परत का जो मुख्य कारण है
ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका गैस है, जिसका प्रयोग शीतलक के रूप में, जैसे रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाले फोम तथा एरोसोल स्प्रे में होता है। जिससे क्या होता है, यह हमारी ओजोन परत को जब वायुमंडल, ये सब गैसें जब वायुमंडल में जाती है तो हमारी ओजोन परत का क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है, जिससे क्या हो जाता है, एक छिद्र हो जाता है। ठीक है ना। तो इन्हीं गैसों के कारण क्या होता है, हमारी जो ओजोन परत है दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है, विघटित होती चली जा रही है। ठीक है ना। तो फिर अगला प्रश्न देखिए, फिर इसी में हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी, तो हमारे लिए इस प्रकार उपयोगी है क्योंकि यह क्या होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये हो गया। फिर अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए क्या होता है खाद्य श्रृंखला, तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर परस्पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो जब निर्भर होते हैं तो क्या करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और यही श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और प्रकृति में क्या होती है, खाद्य श्रृंखला कई प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक स्थलीय जो ज़मीन पे पाई जाती है ना, जैसे घास है, घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को मेढक ने खाया, फिर मेढक को सांप ने खाया और सांप को गिद्ध ने खाया। इस तरह ये श्रृंखला क्या कहती है, चलती रहती है, जिससे एक दूसरे तक भोजन क्या कहता है, पहुंचता रहता है। फिर इसी तरह जलीय होता है, जलीय खाद्य श्रृंखला होती है। जलीय खाद्य श्रृंखला में जैसे पादप प्लवक हो, मतलब हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, फिर उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उन्होंने खाया, फिर उनको छोटी मछलियों ने खाया, छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियों ने खाया। इस तरह ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला चलती रहती है और एक दूसरे को भोजन मिलता रहता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके प्रकार एवं घटकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। ये जीव एक दूसरे के अलावा पर्यावरण में से भी प्रभावित होते हैं। वह इस कारण ये क्या करते हैं, वातावरण जीव के साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करती हैं। जीव व पर्यावरण के मध्य यह संबंध सरल या जटिल, मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है, और जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही क्या कहते हैं हम लोग, पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक घटक होते हैं इसके अंदर, जैविक घटक मतलब जो जीवित घटक होते हैं। ठीक है ना, स्वपोषी हो गया, उत्पादक हो गया या फिर उपभोक्ता हो गया, इस तरह से। और फिर अगला क्या होता है, एक होता है अजैविक घटक जो मतलब निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जैसे प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। ठीक है ना। तो फिर ये प्रश्न हो गया। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, विद्युत आवेश हो गया, खतरे का सिग्नल लाल होना, ये सब भी इम्पोर्टेंट हैं, ये टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पार्ट नंबर 2 थे। और इसके पहले अगर पहला वाला किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।